चलेगा, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी संस्था देहरादून जिले में जो स्थापित है, या वहां पे उसकी स्थापना की गई है, वो है मानवाधिकार आयोग, ठीक है। मानवाधिकार आयोग। ठीक है, मानवाधिकार आयोग। इससे पहले देखिएगा, लास्ट टाइम जो लास्ट मैंने पढ़ाया था कि लोकायुक्त को लेके ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि हमारी बहुत सारी किताबों ने जो दिया है कि उत्तराखंड जो है सरकार, उसने लोकायुक्त अपने यहाँ 1 नवंबर 2011 को खंडूरी तब सीएम थे, उनके कार्यकाल में जो है वो पूरा किया था। लेकिन एक जगह ही वो देते हैं कि 2000, लक्ष्मीकांत की बात कर रहा हूं मैं, उस बुक का रेफरेंस दे रहा हूं, अगर आपको चाहिए होगा तो उसकी फोटो कॉपी भी मैं आपको ग्रुप में कहीं भी कहोगे वहां पे दे दूंगा। वहां पे दे रखा है कि एक तरफ राज्य दे रखा है और एक तरफ वहां दे रखा है कि लोकायुक्त का गठन। तो उस क्रम में उत्तराखंड का 18वां नंबर है और 2002 दे रखा है। और जो उत्तराखंड के पहले अध्यक्ष, सॉरी, पहले लोकायुक्त बने सर सैयद हैदर रजा, तो उनका कार्यकाल 2002 से 2007 के आसपास में दे रखा है, ठीक है। तो ये अपने तरीके से फंसने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो एम लक्ष्मीकांत को भी हम गलत नहीं ठहरा सकते क्योंकि वो इंडियन लेवल पे पढ़ी जाती हैं। और जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि 1 नवंबर 2011 लोकायुक्त बिल पास किया उत्तराखंड सरकार ने, इसको भी गलत नहीं कह सकते क्योंकि ये आंसर दे रखा आयोग ने, ठीक है। और एक जगह आप लोग 2002 से 2007 तक जो है सर सैयद हैदर रजा का कार्यकाल देखते हैं। तो देखिएगा, टोटल मिला के कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, मैंने आपको बताया। वैसे ओवरऑल कहूँ बात, तो हम लोग जो है 1 नवंबर 2011 ही जो है आंसर देंगे। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी कार्यकाल उनका चलता रहा। 2002 में हो सकता है कि ऐसे ही नियुक्त कर दी गई हो, विधानसभा में पास नहीं हुआ हो, क्योंकि वो वाली कहानी हमारे पास है नहीं। तो कल परसों में आ जाएगी तो मैं बता दूंगा, क्योंकि हम लोग रेगुलर चल रहे हैं और रेगुलर हैं। तो मैं ऑलरेडी जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहां पे कमेंट पे जाइएगा, वहां पे ऑलरेडी अब मैं हर दिन क्या कर रहा हूँ, एक एक चीज डाल रहा हूँ। तो एक एक चीज जो है उत्तराखंड की, हर डेली वहां पे कंफ्यूजन जो होगा वो दूर होगा। एक पन्ने में मैं वो लिख के दे दूंगा आप सभी को, और एक पन्ने में लिखने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पे हर दिन जो है वो उत्तराखंड का जो भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है वहां पे जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग देखते रहिएगा यूट्यूब में जाके मेरे, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं मानवाधिकार आयोग, ठीक है। मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मानव अधिकार आयोग जो है, इससे पहले मानव अधिकार क्या है, मानव अधिकार क्या है, क्यों जरूरत पड़ी इनकी, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देखिएगा, मानव अधिकारों की बातों की अगर हम बात करें थे इसके इतिहास की, तो बताया जाता है कि जब प्रथम वर्ल्ड वार चला 1914 और 1918 तक, 1914 से 1918, और सेकंड वर्ल्ड वार चला 1939 से 1945 तक, 2 वर्ल्ड वार चले। इन दोनों वर्ल्ड वारों में जो इंसान या मानव की दुर्दशा देखी विश्व के अधिकतर देशों ने, तो वो ऐसी स्थिति थी कि मानव अपने, कह सकते हो कि इन 2 विश्व युद्ध में सबसे निम्न स्तर पे था। मतलब मानव के अधिकार, और मानव इस पृथ्वी का सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने जरूर कहा था, वो सब जो है इस दोनों विश्व युद्धों में बिल्कुल गर्त पे थे। और इन दोनों विश्व युद्धों के खत्म होने के बाद, ठीक है, आपने देखा होगा पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई कि अब आगे ऐसा क्या करें जिसके माध्यम से न तो इन फ्यूचर में युद्ध वाली घटना हो, और दूसरा लोगों को इस, मतलब इस पृथ्वी में जीने के लिए क्या ऐसा करें कि लोगों में हम जो है विश्वास जगा पाए। और दूसरा, इस स्थिति में जो लोग बहुत डरे सहमे हैं उनको क्या करना, एक ट्रैक पे लाना, और ट्रैक पे लाके फिर से दुनिया को क्या करना, सही तरीके से संतुलित बैलेंस करना। समझ में आया? इन सब को लेके 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे बोला जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ,
इसकी स्थापना हुई। किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसकी बारीकियां समझनी पड़ती है। कॉपी पेन लेके चले, जो चीजें मैं बता रहा हूं इस तरीके से आप कवर करोगे तो कोई भी क्वेश्चन दे दे, कैसे भी घुमा के दे दे, आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। ये आपके पीसीएस प्री, ठीक है, और प्री तक का भी काम करेगा, ये मान के चलेगा आप, ठीक है। तो देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। रीजन मैंने बता दिया क्यों बनाया गया। इसका रीजन ही ये था, इस उद्देश्य से बनाया गया था कि फिर से जो अल्प विकसित देश है, जो विकसित देश है, जो विकासशील देश है, उन सबको एक मंच पे लाना, एक मंच पे लाके जो पूरे दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर से स्थिति हो गई है इंसान की, उसको फिर से एक नए तरीके से क्या करना, ट्रैक पे लाना, और फिर से सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी घटना ना हो, इन सब को लेके, ठीक है, यूएनओ की स्थापना की गई। समझ में आया? यूएनओ की स्थापना की गई तो आगे चल के क्या हुआ, सब चीज देखिएगा। यूएनओ की एक महासभा होती है, महासभा, इसमें 10 दिसंबर 1948 को मानवों के सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, ये याद रखिएगा, सार्वभौमिक, मानवों के सार्वभौमिक मानवाधिकार, मानवाधिकार की घोषणा हुई। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूएनओ ने ही मुख्य भूमिका निभाई थी पहली बार विश्व में सार्वभौमिक मानवाधिकार मनाने की। यूएनओ का ही सबसे बड़ा हाथ माना जाता है इसको। तो यूएनओ की महासभा ने पास किया और पहली बार 10 दिसंबर 1948 को पूरे विश्व में सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा की गई और इसी दिन मानवाधिकार दिवस मनाया गया। तो क्वेश्चन आता है कि पूरे विश्व में मानवाधिकार जो दिवस होता है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, वो कब होता है? 10 दिसंबर। रीजन क्या था? ये ही था, इस दिन जो घोषणा हुई थी। अब देखिएगा, जो यूएनओ की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानव अधिकार की घोषणा की, तो इस मानव अधिकार के लिए, ठीक है, इस यूएनओ में जो था, मतलब इस मानव अधिकार में इन मानवों को अधिकार मिले, इसके लिए एक जो है वो कह सकते हो कि बुक बनाई, संविधान बनाया विश्व के लिए। उसमें 48 अनुच्छेद थे, यानी कि जो इनका चार्टर है, जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है, जिसके द्वारा इन्होंने सार्वभौमिक मानवाधिकार आयोग की घोषणा की 10 दिसंबर 1948 को। ऐसे ही नहीं की, उससे पहले इन्होंने क्या किया, इसके लिए एक फीडबैक लिया। फीडबैक लेने के बाद अब कैसे करेंगे, किन रूलों के माध्यम से करेंगे, तो रूल बनाए और उन रूलों में क्या किया, 48 अनुच्छेदों को रखा गया और 48 अनुच्छेदों के साथ पूरे विश्व में जो है, जो संयुक्त राष्ट्र होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ जो मानवाधिकार आयोग जिसने घोषणा की थी, तो इस 48 अनुच्छेद के साथ पूरे विश्व के मानवों की देखरेख की जाएगी। तो क्वेश्चन आएगा कि जो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकार आयोग की घोषणा की, उसमें कितने अनुच्छेद थे? ये क्वेश्चन आता है, बहुत डीप आता है। तो उसमें कितने थे बताइएगा? 48 अनुच्छेद, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग। अब आगे चल के क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र ने तो पूरे विश्व के सामने 10 दिसंबर 1948 को जो है वो मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया, ठीक है। उसका रीजन था कि हर देश बनाए, हर देश नहीं बनाया, सिर्फ संयुक्त राष्ट्र ने बनाया, हर देश ने नहीं बनाया। अब संयुक्त राष्ट्र अपनी हर महासभा, जो सभा होती थी, जो भी वर्ल्ड के अदर देश होते थे, वो एक मंच पे आते थे, उन सबको बार बार प्रमोट करती थी कि भाई आप अपने यहाँ अपने स्तर पे इस तरह के आयोग बनाएं जो मानव अधिकारों की रक्षा करें, और रक्षा करने के साथ क्या होगा, आपके देश में जो मानव अधिकार है और जो मानव है उनके अधिकारों की क्या हो सके, रक्षा हो सके। मौलिक अधिकार अलग है, मानव अधिकार अलग है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए 1991 में बहुत से देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो थे वो पेरिस में बैठे हुए थे, और पेरिस में बैठे हुए थे, पेरिस में ये बात आई कि भैया आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, हमने तो 10 दिसंबर 1948 को ही एक्शन ले लिया था, वो बात बीते बीते लगा लो कितने साल हो गए, 40-42 साल हो गए, आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। तो पेरिस जो है यहाँ पे बैठे थे और यहाँ पे सभी राष्ट्राध्यक्षों की एक सहमति बन गई, और एक सहमति बन गई, उसे बोला गया पेरिस घोषणा पत्र। क्या बोला गया? पेरिस घोषणा पत्र, ठीक है। सभी की एक सहमति बनी,
तो इस सहमति में क्या हुआ, पेरिस घोषणा पत्र ये जो है इसे कहा जाता है। तो जो पेरिस घोषणा पत्र है ये जब 1991 में बना, तो इसी पेरिस घोषणा पत्र के मद्देनजर भारत में 1993 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। 1993 में इसी पेरिस घोषणा पत्र के मद्देनजर कि भैया हम वहां भी स्टेटमेंट देके आए हैं, तो विश्व समुदाय को भी हमने नाराज नहीं करना है। उन्होंने जो पेरिस घोषणा पत्र में बात कर रखी है कि इस पेरिस घोषणा पत्र में एक ये ड्राफ्ट था, एक घोषणा पत्र था, इसमें उन्हीं के हस्ताक्षर किए गए जो देश अपने यहाँ मानवाधिकार आयोग मनाने में यानी क्या थे, मतलब एग्री थे। उसमें भारत भी था, भारत ने भी साइन किए। अब भारत के पास दबाव आ गया कि तुरंत ही हमने अपने यहाँ मानवाधिकार आयोग क्या है उसका गठन करना है। ठीक है, तो 1993 में भारत ने एक संविधान में एक एक्ट पास किया, और संविधान में एक्ट पास करने के साथ साथ क्या कर दिया, मानवाधिकार आयोग का गठन कर दिया गया। संसद में एक एक्ट कानून बना के इसका गठन किया गया। अब संसद में जब कानून बनाया, कानून से इसका गठन हुआ, तो ऐसी संस्था को बोला जाता है सांविधिक संस्था। एक होती है संवैधानिक संस्था। दोनों अलग अलग है, मैं आपको बता रहा हूं। जो संवैधानिक संस्था होती है उसे संविधान द्वारा पावर मिलती है, मतलब उसको पावर कोई नहीं देता, उसको पावर कौन देता है, संविधान देता है। जो संवैधानिक संस्थाएं होंगी वो किसी आर्टिकल या किसी अनुसूची में मेंशन होगी, समझ में आया, उसे किसी आर्टिकल या किसी अनुसूची में मेंशन किया होगा, और इसको जो पावर शक्ति इसके कार्य क्षेत्र मिले होंगे वो संविधान द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो सांवैधिक या गैर संवैधानिक संस्था होती है, इनको पावर सरकार, जो संसद में कानून पास करी रहती है तो सरकार द्वारा मिलती है इनको पावर। इनको कभी भी हटाया जा सकता है, इनको कभी भी इनकी शक्ति घटाई जा सकती है, कभी भी बढ़ाई जा सकती है, तो मतलब इनमें आगे पीछे चलता रहता है। लेकिन जो संवैधानिक संस्था होती है उसमें चेंजेस नहीं कर सकते भैया ऐसे ही, उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन ही करना पड़ेगा। तो समझ में आया सांविधिक संस्था क्या है और संवैधानिक संस्था क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मानवाधिकार आयोग क्या है, संवैधानिक संस्था, सांविधिक संस्था, सी कुछ और हो सकता है, डी कुछ और हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सांविधिक संस्था, अगर सांवैधिक संस्था ना हो ऑप्शन में, गैर संवैधानिक संस्था हो, तो एक ही बात है, ऑब्लिक भी कर सकते हो, गैर संवैधानिक संस्था और सांवैधिक संस्था एक ही बात है। और वैधानिक संस्था भी बोला जाता है इन्हें क्या बोला जाता है, वैधानिक संस्था भी बोला जाता है। तो आपके 3 डाउट क्लियर हो रहे हैं, याद रखिएगा, बहुत डीप डाउट है ये, और कई बार पूछ भी लिए जाते हैं, तो बहुत कम बच्चे ऐसे क्वेश्चन निकाल पाते हैं। ठीक है, सांवैधिक संस्था को ही वैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था कह सकते हैं, और गैर संवैधानिक संस्था को ही वैधानिक संस्था और सांवैधिक संस्था बोल सकते हैं। और मानवाधिकार आयोग जो है एक क्या है बताइएगा, वैधानिक संस्था है या सांवैधिक संस्था है। ठीक है, चलेगा, हम लोग आगे चलते हैं। अब जब भारत में मानवाधिकार आयोग बनाया, तो मानवाधिकार आयोग जब ठीक है, भारत में स्थापना हुई इसकी, तो इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे रंगनाथ रंगनाथ मिश्र इसके प्रथम क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछेगा। इसका नियुक्ति पैनल पूछता है। ठीक है, इसका नियुक्ति पैनल मैं आपको बता दूं क्या होता है, इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है मानवाधिकार आयोग में, इसमें ठीक है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लिख लो। लिख लिया। अब मैं आपको बता रहा हूं जो भारत में मानवाधिकार आयोग बना, मानवाधिकार आयोग भारत में जो बना, इसमें क्या हुआ मैं आपको बता दूं।
जो भारत ने मानवाधिकार आयोग बनाया, और मानवाधिकार आयोग किससे काम करेगा, कैसे काम करेगा, उसके लिए अलग से मानव अधिकारों के लिए एक मतलब अनुच्छेद की अलग से बनाया। वो संविधान में नहीं है लेकिन इसका ही है, मानवाधिकार आयोग का अनुच्छेद है। उसमें 8 अध्याय बनाए, 8 अध्याय बनाए और 43 अनुच्छेद उसमें जो है वो रखे गए। जो मानवाधिकार आयोग है ना भारत में, वो इन 8 अध्याय और 43 अनुच्छेदों के तहत ही काम करेगा। ये संविधान में नहीं है, याद रखिएगा। ये सिर्फ मानव अधिकारों के लिए ही जो ये आयोग है इसके लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अनुच्छेद है टोटल मानव अधिकारों के लिए? 48। और भारत में टोटल कितने मानव अधिकारों के लिए? 43। और भारत में कितने भाग है बताइए? 8 भाग है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आई होप कि भविष्य में पूछ सकता है, ठीक है। देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे या ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जिससे हमारा सिलेक्शन जो रुकता है वो ना रुके। चाहे अभी स्टार्टिंग है इन क्वेश्चनों की, लेकिन धीरे धीरे इन क्वेश्चनों का पैकेज बनेगा। तो यही क्वेश्चन मैंने अपनी परीक्षा के दौरान देखा है कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन रोकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन उत्तराखंड में भी आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन हिंदी में भी आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन जीएस में भी आ रहे हैं। आई होप आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छी तैयारी कर रहे हो, अभी ऑनलाइन हो तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कई बार इन क्वेश्चनों की वजह से आपने जो है वो आंसर नहीं दिए होंगे। तो आसानी से समझिएगा इन क्वेश्चनों को, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होती है तो मैसेज है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप है, बाकी फोन नंबर है। कहीं पे भी आपको किसी भी प्रॉब्लम में जो मैंने पढ़ा रखा है उस क्वेश्चन को लेके कोई प्रॉब्लम दिक्कत होती है तो मेरा नंबर, मेरा टेलीग्राम ग्रुप, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, राष्ट्रपति मैंने बोला मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। लेकिन जो राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, याद रखेगा, इसमें भी 1+7 8 का ही रेशियो होता है मैक्सिमम, मतलब आप कितने भी रख सकते हो 1+8, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति होता है वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जरूर करता है, लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो समिति होती है उसकी सिफारिशों पे करता है, याद रखेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो समिति होती है उसकी सिफारिशों पे ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। इस समिति में कौन कौन होता है मैं बता रहा हूं। पहला तो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा राज्यसभा के उपसभापति, नॉट सभापति, उपसभापति। और आप लोग अच्छी तैयारी में हैं तो आपको पता होगा कि राज्यसभा का सभापति पदेन होता है और वो हमेशा भारत का कौन बनता है? उपराष्ट्रपति। पदेन पद है वो खाली छोड़ रखा है कि भैया भारत का जो राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति बोला जाता है और उपाध्यक्ष को क्या बोला जाता है? उपसभापति। और भारत का राज्यसभा का सभापति वही बनेगा जो भारत का उपराष्ट्रपति बनता है हमेशा, ठीक है। तो राज्यसभा के उपसभापति, पीएम, लोकसभा के अध्यक्ष, और याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, यानी संसद के दोनों सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के विपक्ष के नेता, ठीक है। अगला गृह मंत्री, ठीक है। अब देखिएगा इस समिति में टोटल मेंबर कितने हो गए मैं आपको बता रहा हूं। पीएम प्रधानमंत्री 1, लोकसभा अध्यक्ष 2, मतलब 1 कर लेते हैं 2, राज्यसभा के सभापति ये 3 हो गए, और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता 2, ठीक है, 3 2 5, और 1 गृह मंत्री हो गए 6। तो टोटल 6 मेंबर होते हैं। क्वेश्चन आता है कि जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है
प्रधानमंत्री की समिति की अध्यक्षता में, तो उस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 6। ठीक है, ये याद रखिएगा। कौन कौन? प्रधानमंत्री खुद, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, नॉट सभापति। यही कंफ्यूज होता है और यही क्वेश्चन ले जाता है बच्चों को। वो सोचते हैं कि यार लोकसभा का अध्यक्ष तो है ही, अब राज्यसभा का भी अध्यक्ष है। नहीं, राज्यसभा के अध्यक्ष को, सभापति को नहीं, राज्यसभा के उपसभापति को। संसद के दोनों सदनों के विपक्षों के नेता और देन गृह मंत्री, ये एक पैनल होता है। ये प्रधानमंत्री की समिति में, प्रधानमंत्री इसका हेड होता है, तो इसलिए प्रधानमंत्री समिति से बोला जाता है। तो इस टोटल समिति की सिफारिशों पे याद रखिएगा, इनकी सिफारिश होगी कि भैया हम लोग क्या करते हैं, ए को इस बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाते हैं। तो इनकी समिति से पास हुआ कि ए को बनाना है, तो राष्ट्रपति सिर्फ ये देखेगा कि इनने क्या दिया है, ए नाम, तो राष्ट्रपति सीधे मोहर लगा देगा कि भैया ए को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन फाइनली जो है वो राष्ट्रपति ही बनाएगा, लेकिन इस समिति की सिफारिशों पे बाध्य है इस समिति की सिफारिश मानने के लिए राष्ट्रपति। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या होता है। इसमें अध्यक्ष तो ठीक है, अध्यक्ष कौन बनता है मैं बता दूं। अध्यक्ष भारत के उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मानवाधिकार आयोग है सेंटर का, तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर कोई मुख्य जस्टिस, मतलब ठीक है, मुख्य जो जस्टिस होते हैं वो CIG जैसे बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश जिन्हें बोला जाता है, वो रिटायर मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, वो ही क्या कहते हैं, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनेंगे। और इनका जो अवधि है वो 5 वर्ष, 65 से 70 वर्ष के बीच, 65 से 70 वर्ष के बीच, यानी कि मैक्सिमम 70 कह सकते हो, 70 वर्ष और 5 वर्ष, 70 वर्ष या 5 वर्ष में जो पहले हो जाए उसमें इनकी अवधि होती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की। सदस्यों की भी यही होती है, ठीक है। अब इसमें अध्यक्ष तो ठीक है, कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर मुख्य न्यायाधीश है वो ही इसके अध्यक्ष बनते हैं। समझ में आया? इसके अलावा सदस्य देखिए कौन बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सदस्य इसमें 2 प्रकार के बनते हैं। एक 50% वो बनते हैं जिनकी नियुक्ति होती है, याद रखिएगा 50%, यानी 8 है तो 8 में से 4 जो है वो नियुक्ति वाले बनेंगे। याद रखिएगा 1+8 इसमें भी होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो पैनल होता है, एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। इन 50% में इन 8 में से 4 की तो नियुक्ति की जाएगी, और जो 4 है ये पदेन होते हैं। समझ में आ रहा? और ये 4 जो है 50% वो पदेन होते हैं। वो पदेन कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला आयोग की जो अध्यक्ष होगी। दूसरा अनुसूचित जाति, ST, जिसे अनुसूचित जनजाति आयोग बोलते हो आप, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, और एक अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। ये जो है ये इसके 50% के पदेन जो है वो सदस्य मेंबर। इतना डीप नहीं पूछेगा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। आया समझ में? ठीक, आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। और भैया जो लाइव जुड़े हैं हमसे, ठीक है, वो तो तरीके से ही पढ़े, क्योंकि अब हमारी जर्नी जो है फाइनल तक होनी है। हालांकि और जो यूट्यूब में भी देख रहे हैं वो भी लगातार देखें हमें, तो उससे क्या होगा कि आप लोग लगातार देखेंगे तो हम लोग लगातार जो है वो मेन प्रॉब्लमों पे ही जो है सॉल्यूशन करते हैं, मेन प्रॉब्लमों का ही सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा उत्तराखंड, हमने सेंट्रल मानव अधिकार आयोग देखा, अब हम राज्य मानव अधिकार आयोग देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का भी गठन जो 1993 में पार्लियामेंट में एक्ट बना था उसी के तहत होगा, या राज्य विधानमंडल में अलग से पास होगा?
कमेंट कर सकते हो इसके लिए। कमेंट करो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स खुला है, बताओ। चलो कोई नहीं, ठीक है, काफी एक्ट आ रहे, बताते रहो। चलेगा, ठीक है। सेंटर अलग करेगा और राज्य अलग करेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में 13 मई 2013 को राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। उत्तराखंड में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। 13 मई 2013 में। अब देखिएगा, उत्तराखंड में जब इसका नियुक्ति हुई तो सेम कंडीशन है, यहाँ पे हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो इसका अध्यक्ष बनेगा और 8 अदर सदस्य होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इसकी नियुक्ति का पैनल, वहां पे तो प्रधानमंत्री, सिर्फ एक चेंजेस है बस, जो पैनल है नियुक्ति, वहां पे राष्ट्रपति करते थे तो यहाँ पे राज्यपाल करेंगे। सेंटर के लिए जो भूमिका राष्ट्रपति की है, केंद्र के लिए राज्य के लिए वही भूमिका राज्यपालों को दी गई है। महामहिम भी इन्हें बोला जाता है, महामहिम पद। और जब मैं आपको पॉलिटिक्स पढ़ाऊंगा तो कई मायनों में कंबाइन करवाता हूं मैं, जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति में दोनों की पावर में किसकी ज्यादा पावर है। कई बार हम लोग राष्ट्रपति को पावर ले लेते हैं कि पावर में ज्यादा है, कुछ मामलों में राष्ट्रपति की पावर राज्यपाल से ज्यादा है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जिन कंडीशनों में राज्यपाल के पास राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तियां रहती हैं। ऐसे कंबाइंड भी करवाऊंगा, आप चिंता मत करें, ठीक है। तो देखिएगा, राज्यपाल जो है फाइनली जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो है वो, ठीक है, क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। लेकिन इसके लिए एक पैनल होगा जो सीएम, यानी कि, ठीक है, सीएम की अध्यक्षता वाली समिति के, सीएम की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर। इसमें कौन कौन होता है? एक सीएम, दूसरा विधानसभा अध्यक्ष, तीसरा राज्य का गृह मंत्री, अब वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे हमारी राज्यसभा थी तो राज्यसभा के उपसभापति हो रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिएगा, सेंटर में संसद होती है, इसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यों में सेम कंडीशन संसद की तरह विधानमंडल होता है और इसके 2 सदन माने जाते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब है क्या, मैं आपको बताऊं ना, जो ये विधान सेंटर में तो ठीक है, लोकसभा राज्यसभा कंपलसरी है, इन दोनों से मिलके जो है संसद प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलके संसद बनती है। तो संसद के 3 अंग महत्वपूर्ण हैं और सेम कंडीशन यहाँ पे जो भूमिका संसद की सेंटर के लिए है वही राज्यों के लिए विधानमंडल है, यानी कि राज्यों का संसद है विधानमंडल, ठीक है। तो और राज्यों की विधानसभा क्या है, लोकसभा, और राज्यों की विधान परिषद क्या है, राज्यसभा की तरह। अब समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब मुसीबत क्या है, सेंटर में तो राज्यसभा है ही है, वो कंपलसरी है। अब राज्यों में विधानसभा है, लेकिन बहुत कम राज्यों में विधान परिषद है और बहुत अधिक राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ये कह रहा है कि जो विधान परिषद के गठन की बात है ना, वो बड़ी ही जटिल है। कह रखा है कि राज्य अपने विधानसभा में जब बिल पास करेगा, उस बिल को संसद में भेजेगा और संसद एग्रीमेंट देगा, तब जाके उस राज्य में विधानसभा जो है वो बनेगी। और ऐसे स्थिति में क्या होता है, बहुत से राज्यों ने अपने यहाँ विधानसभा में विधान परिषद के गठन करने के लिए कोई बिल पास नहीं कर रखा है। वो चाहते हैं कि भैया हम एक सदनी ही बने, ठीक है।
हम एक सदनी बने, द्विसदनी नहीं बने, दो सदन नहीं होने चाहिए। तो बहुत से कम राज्यों में विधान परिषद है और बहुत से कम राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। अब है क्या, उत्तराखंड में तो विधान परिषद है नहीं, उत्तराखंड में विधानसभा है, विधानमंडल का तो अंग ही और राज्यपाल है। अब देखिएगा ये कंडीशन उत्तराखंड के संबंध में क्वेश्चन है, तो उत्तराखंड के संबंध में हम चौथा टर्म्स ऑफ कंडीशन हमारा विधान परिषद का उपसभापति जो उपाध्यक्ष होगा और विपक्ष का नेता होगा। समझ में आया, वो जो विधानसभा का क्या होगा, विपक्ष का नेता होगा, वो तो होगा ही नहीं क्योंकि उत्तराखंड में तो विधान परिषद है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो सीएम की अध्यक्षता वाली समिति होती है, ये जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति होती है उससे थोड़ा कम होती है, इसीलिए इसमें फिक्स मेंबर नहीं होते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जाता है, प्री में भी पूछ लिया जाता है। क्यों, मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था पीएम की अध्यक्षता वाली समिति में मैंने आपको बताया था कि संसद के दोनों सदनों के विपक्षों के नेता, यहाँ पे संसद के दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ पे राज्यपाल सीएम की अध्यक्षता में मैं ये नहीं कह पाया कि विधानमंडल के दोनों सदनों के विपक्षों के नेता, क्योंकि विधानमंडल किसी राज्य में एक सदनात्मक है, एक सदन की है, और किसी राज्य में दो सदनों की है। दो सदनों की मतलब विधानसभा, विधान परिषद। और भारत में जम्मू कश्मीर तो अब राज्य नहीं रहा, पहले जम्मू कश्मीर में था, मतलब 6 राज्य है ऐसे वर्तमान में जहां पे दो सदन है, यानी विधानसभा और विधान परिषद है, और 22 राज्य ऐसे हैं जो सिर्फ एक सदन ही लिए बैठे हैं जहां सिर्फ विधानसभा है। अब इन 22 राज्यों के लिए सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद है नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बताइए, ऐसी स्थिति में इन राज्यों में जो मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन होगा, इसके लिए जो विधान परिषद के जो क्या होगा, विपक्ष का नेता होगा, वो तो गया, वो तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए बोल रहा हूं कि जो सीएम साहब की अध्यक्षता वाली समिति है जो राज्यपाल को सिफारिश करती है कि इस बार राज्य मानव अधिकार का आयोग किसे नियुक्त करना है, उस समिति में मेंबर कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो आ रहा आप लोगों को समझ में, ठीक है। बाकी देखिएगा, मैंने हमेशा से ही आप लोगों को बोला है कि मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। और बहुत नियर बाई में हमारे पेपर हैं, आई होप सितंबर तक पेपर हो जाएंगे। और जिस तरह की अभी स्थिति आई है उत्तराखंड में, जिस तरीके से आपने फॉर्म भरे हैं और बहुत सारी पोस्टें आई है, कहीं ना कहीं अगर ये चांस मिस हो जाते हैं तो आप उम्मीद रखिए कि आगे आने वाले टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना हो जाएगा। और आप हमेशा इस समय को याद करेंगे कि एक समय ऐसा था जब बहुत ज़्यादा पोस्टें थी और मैं जो है फोकस से नहीं पढ़ता था या पढ़ती थी, और बहुत से चीज़ों में इन्वॉल्व था या थी, जैसे सोशल मीडिया, ठीक है, बहुत सी चीज़ें। सोशल मीडिया के अलावा भी आजकल दूसरी चीज़ है जो ट्रेंड पे है, मिंत्रा, समझ रहे हो, मिंत्रा में भी शॉपिंग ऐप वहीं पे हैं, समझ में। इसके अलावा जोमेटो, इसके अलावा